इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ओरिजिन ऑफ एवोगाड्रो नंबर, उसको मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद ग्राम एटम ग्राम मोलिक्यूल बताऊंगा, फिर एटॉमिक मास यूनिट पढ़ेंगे। तो एवोगाड्रो नंबर का ओरिजिन क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर एक मशीन है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल के मास को मेजर करने के लिए। स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक पार्ट है, इसका अपना एक बहुत डिटेल्ड फील्ड है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसको पढ़ाया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से वन कार्बन एटम, वन C12 एटम, आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, वहां बताऊंगा कि कार्बन का एक आइसोटोप है Cu12 जिसका मास नंबर 12 होता है। इसके अलावा भी कई कार्बन के आइसोटोप्स है, लेकिन मैं C12 की बात कर रहा हूं। वन C12 एटम मीन्स वन कार्बन एटम के मास को स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर किया गया और वैल्यू आया 1.9926। इसके आगे भी आया था डेसिमल, बट मैं 4 डिजिट तक ही लिया हूँ डेसिमल के बाद। 1.9926 10 to the power 23 10 to the power -23 ग्राम। दिस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। वन कार्बन एटम का मीन्स वन C12 एटम का मास स्पेक्ट्रोमीटर से आया 1.9926 10 to the power -23 ग्राम। अब इस वन कार्बन एटम का मास से हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 12 ग्राम कार्बन में कितना कार्बन एटम है। तो नंबर ऑफ C12 एटम इन 12 ग्राम कार्बन, तो 12 ग्राम बाई दिस, तो आ गया 6.022 10 to the power 23। यही एवोगाड्रो नंबर का ओरिजिन है। मीन्स 12 ग्राम कार्बन में 12 ग्राम कार्बन में जितना कार्बन एटम्स होता है वही एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। एंड कार्बन को हम लोगों ने रेफरेंस लिया। आप पूछोगे आपने कार्बन क्यों लिया? तो रेफरेंस की बात है। जब भी कुछ चीज डिफाइंड होता है तो कोई ना कोई आपको रेफरेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे कार्बन को रेफरेंस के तौर पे यूज किया गया है और उस बेसिस पे एवोगाड्रो नंबर को कैलकुलेट किया गया। एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ एवोगाड्रो नंबर। अब अगला पॉइंट आता है कि ग्राम एटम और ग्राम मोलेकुल क्या होता है। ग्राम एटम और ग्राम मोलेकुल मैं आपको बता दूं क्या होता है। ग्राम एटम ग्राम मोलेकुल। ग्राम एटम का मीनिंग होता है एटॉमिक वेट इन ग्राम। ग्राम एटम इज एटॉमिक वेट इन ग्राम, इन ग्राम। नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम मीन्स नंबर ऑफ एटम। So number of gram atom is number of mole of atom. ओल्डर बुक्स में ये सब ग्राम एटम का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, बट फिर भी स्टिल इट इज यूजफुल। तो आपसे कहीं कहा जा रहा है ग्राम एटम का मतलब एटॉमिक वेट इन ग्राम मीन्स सोडियम। सोडियम ग्राम एटम कितना हो? 23 ग्राम होगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्राम एटम, मीन्स आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। एज फॉर एग्जाम्पल 46 ग्राम सोडियम इज गिवन। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। तो आप जानते हो कैसे निकलेगा। सोडियम का मोल अगर निकालना है तो आप कैलकुलेट कर लोगे 46/23 टू, इफ someone asks number of gram atom of sodium, it means also number of mole of sodium. Same answer, right? तो ग्राम एटम मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, नथिंग एल्स।
1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल एटम। अब सिमिलरली जिस तरह से ग्राम एटम होता है उस तरह से ग्राम मोलेकुल होता है। ग्राम मोलेकुल, ग्राम मोलेकुल मीन्स मोलेकुलर वेट इन ग्राम, ग्राम मोलेकुल, ग्राम मोलेकुल means molecular weight in gram and number of gram molecule. Number of gram molecule means number of moles of molecule. Number of moles of molecule. As for example, (71 gram chlorine gas is given. Find question number 1. Number of moles of chlorine gas. क्लोरीन गैस का मीनिंग हुआ Cl2। क्लोरीन गैस का मीनिंग Cl2। तो गिवन मास कितना है 71 ग्राम। क्लोरीन गैस का मोलेकुलर वेट कितना होगा 71। सेकेंड, नंबर ऑफ ग्राम मोलेकुल, नंबर ऑफ ग्राम मोलेकुल number of gram molecule of chlorine gas. It means also number of mole of molecules means number of mole of molecules. 71 by 71 सेम आंसर। तो इस तरह से ग्राम एटम मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, ग्राम मोलेकुल मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ मोलेकुल। तो इस तरह से आप समझ गए ग्राम एटम और ग्राम मोलेकुल क्या मतलब है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AMU बोलते हैं। नेम से क्लियर, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन होता है कि एटॉमिक मास यूनिट इज एन यूनिट which is used for measurement of masses of atomic और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मीन्स जिस तरह से मास को मेजर करने के लिए हमारे पास केजी होता है, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड है, हमें लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर है, सेंटीमीटर है, उसी तरह से एटम और मोलेकुल के मास जिसका मास बहुत बहुत कम होता है, एटम और मोलेकुल का साइज बहुत बहुत छोटा होता है, मैं पहले भी आपसे बात किया हूँ इस पे, तो उनका मास ग्राम में अगर मेजर करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत बहुत कम होगा, और मैग्नीट्यूड बहुत कम होने के बाद उसका कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए साइंटिस्टों ने एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका मास बहुत कम होता है उसके मास को मेजर करने के लिए एक न्यू यूनिट डिफाइंड किया जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। अब जब भी कुछ डिफाइंड होता है तो उसका कुछ ना कुछ रेफरेंस होता है, तो उस तरह से इसका भी रेफरेंस है। एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन होता है, पहले तो एटॉमिक मास यूनिट एक यूनिट है जो एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल के मास को मेजर करने के लिए डिफाइन किया गया है। अब इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1 AMU is equal to 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। मीन्स एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया गया है कि 1 AMU इक्वल होगा 1 कार्बन एटम के मास के 12वें भाग के, मीन्स 1 कार्बन एटम के मास के 1/12 पार्ट के इक्वल होगा 1 AMU। तो हम लोग किस तरह से AMU को कैलकुलेट करेंगे वो ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब इससे पहले जो डिस्कशन मैं किया था उसमें आपको बताया था कि स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से हम लोगों ने 1 कार्बन एटम का मास मेजर किया और फिर हमें पता चला कि 6.022 10⁻23 C12 एटम का मास होगा 12 ग्राम। इतना कार्बन का मास है 12 ग्राम, तो 1 कार्बन एटम का मास कितना होगा 12 ग्राम बाई एवोगाड्रो नंबर।
अब हमें ये पता चल गया कि 1 कार्बन एटम का मास है 12 ग्राम बाई एवोगाड्रो नंबर, और हमारे एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया गया, उसमें बोला गया है कि 1 AMU विल बी इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ 1 C12 एटम। 1 कार्बन एटम के मास के 12 पार्ट के इक्वल होगा 1 AMU। तो 1 AMU इक्वल हो गया 1 कार्बन एटम का मास यह है, इसमें मैं 1/12 से मल्टीप्लाई कर दिया या 12 से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है, 12 से डिवाइड किया और इसके 1 AMU के इक्वल कर दिया, मीन्स 1 AMU इज इक्वल टू दिस। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 12 कैंसिल हो गया, 1 ग्राम बाई एवोगाड्रो नंबर, मीन्स 1 AMU विल बी इक्वल टू 1 ग्राम बाई एवोगाड्रो नंबर, और यह इक्वल हो जाता है डिवाइड करने के बाद 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, मीन्स 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम की इक्वल हो गया। अब एटॉमिक मास यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट जो एटम के मास को मेजर करे, बट इस यूनिट में हम लोग मोलेक्यूल के मास को मेजर करते हैं। इस यूनिट में आगे चल के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास मेजर किया जाएगा। इसका मीनिंग हुआ कि यह यूनिट केवल एटम के लिए नहीं रहा, दूसरे के लिए भी यूज शुरू हो गया, मीन्स अब ये यूनिफाइड हो गया, सबके लिए कर दिया गया, और इसको बोलते हैं हम लोग अब यूनिफाइड यूनिट, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यू हो गया। मीन्स अब हम लोग AMU के बदले में क्या लिख सकते हैं जी, यू। कहीं भी आप यू राइट कर सकते हो। अब मैं आपको AMU डिफाइन कर दिया, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम, मीन्स 1 कार्बन एटम के मास के 12 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो 1 AMU के इक्वल होता है। अब इस AMU के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप देखिए। एटॉमिक मास अब के लिए 2 यूनिट आ गया, एक ग्राम है और दूसरा AMU है। तो इसमें स्टूडेंट्स को लिटिल बिट कंफ्यूजन हो सकता है। आई वांट diminish such confusion, I want to diminish such confusion through this example। आप इसको ध्यान से देखो, मीन्स एटॉमिक मास इन ग्राम, कहीं भी एटॉमिक मास ग्राम में दिया हुआ है तो वह 1 मोल एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स 6.022 10⁻23 एटम्स के मास को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन का मास नहीं हुआ, कितने क्या हुआ, 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन एटम का मास हुआ, मीन्स 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास हुआ। इसको आप कैसे समझोगे, तो समझने का तरीका ऐसा है, मैं आपको बताया हूं फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय एटॉमिक मास। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का मोल कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O एटम 16/16। ऑक्सीजन का मास भी 16 ग्राम दिया हुआ है, उसका एटॉमिक मास 16 ग्राम होता है, तो 1 हो गया। इसका मीनिंग हुआ कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लोगे, मीन्स जितना उसका एटॉमिक मास है उतना ही मास अगर ग्राम में लोगे तो उसका 1 मोल होगा, और 1 मोल में नंबर कितना होता है, 6.022 10⁻23 नंबर होता है। इसका मीनिंग हुआ कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लेते हो तो ग्राम में एटॉमिक मास उसके 1 मोल एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है, 6.022 10⁻23 एटम्स के मास को रिप्रेजेंट करता है। तो वही चीज यहाँ पे है, 16 ग्राम इज द मास ऑफ 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। तो 1 ऑक्सीजन मीन्स 16 ग्राम उतना ऑक्सीजन एटम का मास हुआ। तो अब मैं यह पता करने जा रहा हूं कि 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा। तो यहां पे देखो, मास ऑफ इतना ऑक्सीजन एटम इज 16 ग्राम, सो द मास ऑफ 1 O एटम, 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम बाई एवोगाड्रो नंबर। इसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 1 ग्राम बाई एवोगाड्रो नंबर। तो 1 ग्राम बाई एवोगाड्रो नंबर AMU के इक्वल होता है, तो आप कहोगे 16 AMU, मीन्स
1 ऑक्सीजन एटम का मास होगा 16 AMU और 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास होगा 16 ग्राम। ये सबसे क्लियर हो गया। किसी भी एटम का मास अगर ग्राम में लोगे तो 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा, सेम अमाउंट अगर AMU में कर दोगे तो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम का 23 ग्राम 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा, 23 AMU 1 सोडियम एटम के मास को रिप्रेजेंट करेगा। फास्फोरस 31 ग्राम 1 मोल फास्फोरस एटम को रिप्रेजेंट करेगा, 31 AMU 1 फास्फोरस एटम को रिप्रेजेंट करेगा। उसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि 10 एटॉमिक मास इन AMU रिप्रेजेंट्स मास ऑफ 1 एटम। सिमिलरली जिस तरह से एटम का मास ग्राम में 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा, AMU में 1 को रिप्रेजेंट करेगा, सिमिलरली मोलेकुल का भी मोलेकुलर मास अगर ग्राम में है तो 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा, अगर वह AMU में है तो 1 मोलेकुल के मास को रिप्रेजेंट करेगा। मिसाल के तौर पे 18 ग्राम 1 मोल वाटर का मास है, while 18 AMU 1 वाटर मोलेकुल का मास है। मीन्स कहीं भी किसी मोलेकुल का मोलेकुलर मास AMU में गिवन है मीन्स 1 मोलेकुल का है, ग्राम में गिवन है मीन्स 1 मोल का मास है। तो इस तरह से आपको मैं यह बताया कि अब क्लियर हो गया, कहीं भी AMU में किसी एटम का एटॉमिक मास ग्राम में दिया हुआ है तो उसको आप 1 मोल का मानना है, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल एटम्स का मानना, अगर AMU में दिया हुआ है तो 1 का मानना। इसी तरह से मोलेकुलर केस में भी करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे और वो न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस करने में जा रहा हूं। हम लोग AMU पे क्वेश्चंस कर रहे थे, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 52 AMU हीलियम गैस इज गिवन, फाइंड। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम, सेकंड है नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। मैं आप सबको अब तक बताया हूं कि किसी एटम का अगर मास दिया हुआ है तो उसका मोल निकालने का तरीका होता है गिवन मास बाई एटॉमिक मास। लेकिन माइंड इट, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन गिवन मास इज इन ग्राम। अगर किसी भी एटम या मोलेकुल का मास AMU में दिया हुआ है तो पहले आपको नंबर निकालना होगा, फिर आप उसका मोल निकाल सकते हो। क्योंकि आपको पता है 1 हीलियम एटम का मास कितना होगा 4 AMU, 1 हीलियम एटम का मास होगा 4 AMU और कितना हीलियम दिया हुआ है 52 AMU। तो नंबर पहले निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ हीलियम एटम। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ हीलियम एटम बाई मास ऑफ 1 हीलियम एटम। तो 52 AMU बाई 4 AMU कितना हो गया 13। मीन्स हीलियम एटम का नंबर पता चल गया 13 है। अब मैं आपको पढ़ा रखा हूं सबसे पहला ही वीडियो में कि किसी का अगर नंबर पता है तो मोल कैसे निकालेंगे। तो किसी का नंबर पता है तो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन नंबर मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रो नंबर। वही करेंगे, 13 में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा मोल। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, 64 AMU ऑक्सीजन गैस इज गिवन। ऑक्सीजन गैस मीन्स O2 गैस, O2। तो यहां भी वही AMU में मास दिया हुआ तो पहले निकलेगा नंबर और फिर निकलेगा मोल। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मीन्स O2, O2 एक मोलेकुल है तो पहले हम लोग मोलेकुल का नंबर निकालेंगे और फिर मोलेकुल का मोल निकालेंगे। तो नंबर निकालने का तरीका है 64 AMU गिवन है मास, 1 O2 मोलेकुल का मास होगा 32 AMU, तो 64 बाई 32 2 हो गया, मीन्स O2 मोलेकुल्स का नंबर 2 हो गया। अब किसी का नंबर अगर आपको पता है तो उसका मोल निकालने का तरीका यह है कि एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। सो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके हम लोगों ने क्या निकाल लिया जी, मोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस इज गिवन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 एंड नंबर ऑफ O2 मोलेकुल्स। देखो जी यहाँ पे मास ग्राम में गिवन है इसलिए यहाँ पे वो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे मोल निकालने वाला, मीन्स गिवन मास बाई एटॉमिक मोलेकुलर मास। तो गिवन मास 64 ग्राम है, O2 का मोलेकुलर मास 32 ग्राम होता है। अब मोल कितना आ गया जी 2 आ गया। अब सेकेंड स्टेप में निकालना है नंबर ऑफ मोलेकुल। तो किसी का अगर मोल पता है तो उसका मोलेकुल निकालने का फॉर्मूला होता है एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इसलिए यहाँ पे 2 मोल O2 का है तो O2 मोलेकुल का नंबर होगा 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये मैं आपको डिफरेंस दिखाया कि अगर AMU में मास दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे मोल और नंबर, और ग्राम में अगर मास गिवन है
तो कैसे निकालेंगे मोल और नंबर, इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। अब एक और क्वेश्चन हम अलग तरह का मोल का इस यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि किसी भी एटम और मोलेकुल का अगर आपको मोल निकालना है तभी उसके गिवन मास में एटॉमिक मास और मोलेकुलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल सकते हो। इसके अलावा दुनिया में किसी का भी मोल निकालना होगा तो उसका पहले आपको नंबर निकालना होगा, क्योंकि एटॉमिक मास एटम का होता है और मोलेकुलर मास मोलेकुल का होता है। इन दोनों को छोड़ करके किसी के लिए वो फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए गिवन मास बाई एटॉमिक मास और मोलेकुलर मास हो करके जो मोल निकालते हो वो केवल एटम और मोलेकुल के लिए फॉर्मूला अप्लीकेबल है, दूसरे के लिए नहीं। तो क्वेश्चन देखिए, उसी का एग्जाम्पल है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए वेसल इफ टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वेसल इज 1 kg। मीन्स वेसल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका टोटल मास 1 kg है। 1 इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है 9.1 10⁻³ kg। अब आपको इलेक्ट्रॉन का मोल निकालना है कि वेसल में कितना मोल इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोल निकालने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालने का क्या तरीका होगा, वेसल में इलेक्ट्रॉन कितना है जी, 1 kg है। तो किसी वेसल में इलेक्ट्रॉन कितना है पता करने के लिए आप क्या करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन के मास में 1 इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करोगे। एज फॉर एग्जाम्पल, एक बकेट में यहाँ पे 10 kg एप्पल रखा हुआ है। माइंड इट, मेरी बात सुन, लिसन में 10 kg एप्पल रखा हुआ है और सभी एप्पल आइडेंटिकल साइज के हैं। 1 एप्पल का वेट है 1 kg। तो बकेट में कितना एप्पल रखा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, एप्पल के टोटल मास में 1 एप्पल के मास से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा एप्पल का नंबर होगा। तो 10 kg बाई 1 kg 10 हो गया। ठीक उसी तरह से वेसल में टोटल जो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है उसका मास है 1 kg। 1 इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो वेसल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसके टोटल मास में 1 इलेक्ट्रॉन के मास में डिवाइड किया, जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर मुझे पता चल गया, अब उसका मोल निकालना है। तो किसी भी आर्टिकल पार्टिकल का अगर नंबर पता है तो मोल निकालने का तरीका होता है कि आप उसमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 10⁻³ ऊपर चला गया तो +31 हो गया, और एवोगाड्रो नंबर से जब मैं डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करने के बाद जो आया वो बन गया इलेक्ट्रॉन का मोल, और इस तरह से मैं मोल निकाल लिया। तो यह क्वेश्चन भी अपने आप में अलग तरीका का है। यह IIT 2001 में आया था, ये अपने आप में अलग तरीका का है। तो इस तरह से मैं आपको AMU से रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस किया और ये भी बताया कि सब्सटेंस का मास ग्राम में दिया हुआ है, AM में दिया हुआ है, तो कैसे उसका मोल निकालेंगे, कैसे नंबर निकालेंगे। फिर ये भी मैं बताया कि अपार्ट फ्रॉम एटम और मोलेकुल अगर किसी का मास दिया हुआ है तो उसका मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग इसके बाद यह डिस्कस करेंगे कि अगर किसी का वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसका मोल कैसे निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे गैस सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो गैसेस के हम लोग मोल को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगला मैं आपको इसके बाद ये बताऊंगा गैस का कैसे मोल निकालेंगे। अब तक मैं आपको यह सिखा दिया हूँ कि किसी सब्सटेंस का अगर मास गिवन है तो उसका मोल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, किसी का नंबर गिवन है तो आप मोल कैसे कैलकुलेट करोगे। बट अब मैं आपको यह बता देने जा रहा हूँ, इफ वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस गिवन देन हाउ कुड यू कैलकुलेट देयर मोल्स। किसी का वॉल्यूम गिवन है तो आप मोल कैसे निकालोगे। तो वॉल्यूम किसका गिवन रहेगा, आप सब जानते हो, अपने जूनियर क्लासेस से पढ़े हो कि मैटर का कॉमनली 3 स्टेट्स होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड एंड लिक्विड में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, बट गैस का वॉल्यूम आपके प्रेशर के साथ चेंज होता है। आप गैस के वॉल्यूम को प्रेशर के साथ चेंज कर सकते हो। तो जब गैसियस सब्सटेंस में गिवन रहता है, गैस का वॉल्यूम अगर गिवन है, मान लो बोला जाए कि 2 लीटर हाइड्रोजन गैस, 4 लीटर हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, गैसेस का अगर वॉल्यूम गिवन हो तो फिर उसका मोल हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी चीज को मैं इस टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। बट मास सब्सटेंस का इंडिपेंडेंट होता है सारे फैक्टर से। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, किसी वेसल में रखा हुआ है तो 2 ग्राम ही रहेगा। उस हाइड्रोजन गैस को एक वेसल में रखो या उसको किसी दूसरे वेसल में ले जाओ
किसी भी टेम्परेचर पे ले जाओ वो 2 ग्राम ही रहेगा, बट वॉल्यूम के साथ ऐसा नहीं है। वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी गैस का, किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर बदलने से बदल जाएगा। इसलिए जब भी किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन हो, साथ में टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन मेंशन पक्का रहता है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर अगर चेंज कर दोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इसलिए वॉल्यूम के साथ साथ टेम्परेचर प्रेशर मेंशन रहेगा। लेकिन किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन हो टेम्परेचर प्रेशर के साथ, तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वॉल्यूम और प्रेशर का यूनिट्स क्या है, मीन्स यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। प्रेशर वॉल्यूम का यूनिट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूनिट्स में कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है और उनको प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए यूनिट्स क्लियर रहना चाहिए आपका। सबसे पहले मैं वॉल्यूम का यूनिट मतलब डिस्कस करूंगा, फिर आपसे मैं प्रेशर का यूनिट डिस्कस करूंगा। तो वॉल्यूम के यूनिट्स 2 ब्रॉड सिस्टम है, एक एसआई, दूसरा सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब। सीजीएस सिस्टम आपका फुल फॉर्म होता है सी से सेंटीग्रेड, जी से ग्राम और आपका एस से सेकेंड। इसमें लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब। इस सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग फुल फॉर्म लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। इस क्यूबिक सेंटीमीटर का क्यूबिक का सी और सेंटीमीटर का सी, सीसी हो गया। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप 1 सीसी बोल सकते हो, मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड 1 सीसी। यहां आपको दिख रहा है। अब मैं इस दोनों यूनिट को कनेक्ट करने जा रहा हूं। अब हमारे कॉमन यूनिट, वॉल्यूम का एक यूनिट है मीटर क्यूब एसआई में, और सीसी और सेंटीमीटर क्यूब है सीजीएस में। लेकिन दोनों में से कोई भी यूनिट हमारे डे टू डे लाइफ के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा एक आप वेजल बनाओ। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा एक वेजल बनाओ। उस वेजल में जो वॉल्यूम होगा, वो वेजल का जो कैपेसिटी होगा, वो वेजल जितना लिक्विड को रख सकता है वह कहलाएगा 1 मीटर क्यूब, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हुआ। 1 सीसी कितना हुआ जी, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ एंड 1 सेंटीमीटर हाइट का एक वेसल बनाओ। उस वेसल में जितना लिक्विड रहेगा वह 1 सेंटीमीटर क्यूब कहलाएगा। मीन्स 1 सीसी इज वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट एंड 1 मीटर क्यूब इज वेरी वेरी बिग अमाउंट। सो दोनों में से कोई भी हमारे डे टू डे लाइफ के लिए सही नहीं है। जैसे मान लो अगर आपको डे टू डे लाइफ में वॉल्यूम आप क्या यूज़ करते हो, आप पानी यूज़ कर सकते हो, आप मिल्क यूज़ करते हो, आप ऑयल यूज़ करते हो। तो अगर आप मिल्क मैन के पास जाते हो और आपको कहना पड़ेगा अगर मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब हो गया क्या, आपका बहुत बड़ा अमाउंट। तो उस 1 मीटर क्यूब के टर्म से बोलोगे तब भी प्रॉब्लम होगा। सेंटीमीटर क्यूब बहुत छोटा अमाउंट हुआ। तो हम लोगों ने डे टू डे लाइफ के लिए एक कॉमन यूनिट डेवलप किया, जो कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का कॉमन यूनिट होता है लीटर। ये लीटर है वॉल्यूम का कॉमन यूनिट। अब इस लीटर को मैं कोरिलेट कर रहा हूं, गौर से देखना। तो यहां पे देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हो गया 1 मिलीलीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू होगा 1000 मिलीलीटर। आप सबको पता है मिलीलीटर मिली का क्या रिलेशन होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इधर पावर 3 करोगे तो इधर ही पावर 3 होगा, 2 का पावर 3 करोगे तो 6 हो जाएगा। तो मैं 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब को ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं लीटर लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा है कि आपने यहाँ पे देखा है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है, इसलिए इसके बदले में आप 1 लीटर लिख दोगे। मीन्स 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर 3 लीटर। मीन्स 1 मीटर क्यूब का मतलब हुआ 1000 लीटर। मीन्स घर के ऊपर जो सिंटेक्स लगा रहता है पानी का टंकी, वह 1 मीटर क्यूब कैपेसिटी का होता है। मीन्स 1000 लीटर का होता है, जो कि कितना बड़ा अमाउंट हुआ। अगर आपको मीटर क्यूब के टर्म्स में किसी मिल्क मैन के पास ग्वाला से दूध लेना होगा तो क्या बोलना पड़ेगा कि 0.001 मीटर क्यूब मिल्क दो, तो अनकंफर्टेबल हो गया यूनिट।
जब किसी यूनिट का न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा या बहुत कम हो जाता है तो सही नहीं माना जाता है। अब एक और यूनिट यहाँ से डेवलप होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 लीटर। मीन्स 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 लीटर। इसका मीनिंग हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको वॉल्यूम का यूनिट बताया, इस यूनिट को आप दिमाग में रखना, ये बहुत काम का है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेशर का यूनिट। मैं प्रेशर का यूनिट बताने जा रहा हूँ। प्रेशर के भी कई सारे यूनिट्स है, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, कॉमन सिस्टम। प्रेशर होगा फोर्स बाय एरिया। एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मीन्स एसआई सिस्टम में प्रेशर का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल नाम के साइंटिस्ट का प्रेशर के फील्ड में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में हम लोग पास्कल भी रख दिया प्रेशर का एसआई यूनिट। मीन्स पास्कल इज ऑल्सो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, ये प्रेशर आपका हुआ कंप्लीट वर्ड, ये प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म हुआ, PRESS प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म होता है और ये प्रेशर कंप्लीट वर्ड होता है। इस वजह से अगर प्रेशर ये लिखा हुआ है ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बट स्टूडेंट्स के लिए एक बात बताऊं कि एकेडमिक एग्जाम में आप शॉर्ट फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको फुल फॉर्म यूज़ करना होगा, इस बात को आप ध्यान में रखना। अब प्रेशर का एसआई यूनिट हो गया पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। पास्कल को शॉर्ट फॉर्म में पा भी लिखते हैं, 1 पा। सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम में प्रेशर का यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का यूनिट हुआ डाइन और एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में प्रेशर का यूनिट होगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि सीजीएस सिस्टम में प्रेशर का यूनिट पॉपुलर नहीं है, इसलिए इसको हम बहुत आगे नहीं बढ़ाएंगे। कॉमन यूनिट प्रेशर का बहुत पॉपुलर है। सबसे पहला इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में भी हम लोग किसी गैस के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर हमारे सराउंडिंग में जो है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, मैं आपको आगे आपसे डिस्कस करूंगा कि गैस प्रेशर कैसे एक्ट करता है, ये आगे के चैप्टर से बताऊंगा। अभी मैं इतना बता रहा हूँ गैस को ऐसे प्रेशर होता है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम लोग के ऊपर लगता है। तो अगर किसी वेजल में रखे हुए गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होगा तो बोलेंगे कि गैस का प्रेशर 1 atm है। मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग ATM के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं और ATM के टर्म्स में यूज़ करते हैं। किसी वेजल का प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के इक्वल है तो बोलेंगे 1 atm है, एटमॉस्फेयर के प्रेशर का दुगुना है तो बोलेंगे कि उसका प्रेशर 2 atm है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एसआई सिस्टम में जो प्रेशर यूनिट है उससे कंपेयर कर रहा हूँ, तो 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 10 to the power 5 पास्कल। एक 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 10 to the power 5 पास्कल होता है। इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना होगा। अब यहाँ इस चीज़ को मैं लिखा हूँ कि प्रेशर ऑफ वेसल इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन प्रेशर ऑफ वेसल इज इक्वल टू 1 atm। ATM के अलावा बार मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, आगे के चैप्टर से बताऊंगा कि बैरोमीटर क्या होता है, उसके हेल्प से हम लोग कैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। बट फिलहाल बार इज ए यूनिट ऑफ ए प्रेशर और बार का कन्वर्सन है 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल होता है। बार के अलावा टॉर भी होता है। हालांकि जब मैं आपको बैरोमीटर पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि बैरोमीटर से जब हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं तो मरकरी के कॉलम के टर्म से मेजर करते हैं। मरकरी ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब में जो मरकरी का लेंथ होता है उसके टर्म से मेजर करते हैं। तो हम लोग प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ मरकरी कॉलम भी मेजर करते हैं। और टॉर जो यूनिट होता है वो मरकरी कॉलम से कनेक्टेड रहता है। 1 टॉर इज इक्वल टू होता है 1 mm Hg कॉलम। यहाँ एक और मैं कन्वर्सन बता दूँ, 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg कॉलम भी होता है। ये भी काम का डेटा है, आप याद रखना। तो इस तरह से प्रेशर का यूनिट हो गया।
अब आप प्रेशर वॉल्यूम के यूनिट समझ गए हो। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि किसी गैस का वॉल्यूम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे दिया हुआ है तो उसका मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं आप सबको बता रहा था कि किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है तो उसका मोल कैसे निकालेंगे हम लोग। वॉल्यूम किसी भी गैस का टेम्परेचर प्रेशर का फंक्शन होता है, मीन्स टेम्परेचर प्रेशर बदलने से वॉल्यूम बदल जाएगा। इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया है कि टेम्परेचर प्रेशर का एक कंडीशन डिफाइन कर दिया है, इसको हम लोग एनटीपी और एसटीपी बोलते हैं। एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी हुआ नॉर्मल, एनटीपी का फुल फॉर्म हुआ नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और एसटीपी का फुल फॉर्म हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हालांकि हम लोग कभी भी इसका फुल फॉर्म नहीं बोलते, हमेशा शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है एनटीपी और एसटीपी। अभी आपके लिए एनटीपी और एसटीपी दोनों एक है, बट एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस है उसको मैं आगे क्लासेस में बताऊंगा। यहाँ आपके लिए एनटीपी और एसटीपी एक ही है। फुल फॉर्म उसका नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, बट बोथ आर सेम। एसटीपी और एनटीपी इज द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर रहता है यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, प्रेशर रहता है 180 मीन्स अगर कोई आपसे बोलता है कि 2 लीटर ऑक्सीजन गैस इज गिवन एट एसटीपी, इसका मतलब हुआ कि उस 2 लीटर ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 273 केल्विन और प्रेशर है 180। दिस इज द मीनिंग। अब साइंटिस्टों ने क्या देखा कि दुनिया की किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम, मीन्स 1 मोल गैस आप समझते हो, मोलिकुलर वेट के इक्वल वेट किसी का लोगे तो 1 मोल कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस, 2 हाइड्रोजन गैस का H2 का मोलिकुलर मास 2 ग्राम होता है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस 1 मोल हाइड्रोजन गैस हुआ। 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन गैस हुआ। 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन गैस हुआ। तो किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, उसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। और एट एसटीपी और एनटीपी कंडीशन, एसटीपी और एनटीपी पे दुनिया में किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। मीन्स वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी कंडीशन इज 22.4 लीटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर यू, इसको आपको याद रखना है। अब ये क्लियर हो गया कि एट एसटीपी और एनटीपी कंडीशन मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज 22.4 लीटर। किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एसटीपी और एनटीपी कंडीशन में। अब हमें पता चल गया। अब अगर हमें किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है एसटीपी और एनटीपी पे, उसका मोल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एसटीपी और एनटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। तो जितना वॉल्यूम दिया रहेगा उसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग 22.4 लीटर से, तो मोल निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। तो जितना वॉल्यूम दिया रहेगा उसमें 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो गैस का मोल होगा। अब इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन। अब तक मैं 3 फॉर्मूला आपको बताया नंबर ऑफ मोल निकालने का। पहला, किसी का नंबर दिया हो तो मोल कैसे निकालेंगे, गिवन नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रो नंबर। दूसरा फॉर्मूला, जब किसी का मास गिवन हो तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाई एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास। तीसरा फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी बाई 22.4 लीटर। यह फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब क्वेश्चन 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस इज गिवन एट एसटीपी, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 गैस। तो वही फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। माइंड इट, एक बात आप याद रखिएगा, नीचे यह लीटर में है इसलिए ऊपर भी लीटर में होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, अदरवाइज आंसर एब्सर्ड होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 मोल आ गया। अब नंबर ऑफ O2 मोलिकुल्स, किसी का मोल पता हो तो मोलिकुल्स का नंबर निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दिया। तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5600 मिलीलीटर N2 गैस इज गिवन एट एसटीपी, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस। तो यहाँ जो गैस दिया हुआ है उसका वॉल्यूम मिलीलीटर में है, तो हमें नीचे वाले को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा। लीटर को मिलीलीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यह कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर हो गया 56, नीचे हो गया 224, डिवाइड करने पे 1/4 आएगा और ये हो गया 0.25। अब
निकालना है नंबर ऑफ इनटू मोलिकुल्स, तो मोल पता है, मोलिकुल निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से हम लोग किसी गैस का मोल निकाल सकते हैं अगर उसका वॉल्यूम एसटीपी और एनटीपी पे गिवन हो तो। लेकिन अगर गैस का वॉल्यूम एसटीपी और एनटीपी पे नहीं गिवन हो, अपार्ट फ्रॉम एसटीपी, मीन्स अगर कोई बोले कि 2 लीटर हाइड्रोजन गैस इज गिवन एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 1.5 एटीएम प्रेशर, तो हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आपको बताने जा रहा हूँ अब कि अगर एसटीपी पे वॉल्यूम नहीं दिया हो, किसी दूसरे टेम्परेचर प्रेशर पे गिवन हो, तो हाउ कुड वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब अगर किसी गैस का वॉल्यूम एसटीपी और एनटीपी के अपार्ट दूसरे कंडीशन पे दिया हो, मीन्स एसटीपी और एनटीपी पे नहीं दिया हो, तो क्या करेंगे? तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे इस गैस इक्वेशन को, आइडियल गैस इक्वेशन को, PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा स्टेट्स ऑफ मैटर पे, बट फिलहाल आपके लिए इतना काफी कि PV इज इक्वल टू nRT की गैस का इक्वेशन है। यहाँ पे P है प्रेशर, B है वॉल्यूम, T है टेम्परेचर, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस R को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस फॉर्मूला को आप हाइड्रोजन गैस के लिए यूज करो या नाइट्रोजन गैस के लिए, R का वैल्यू ऑलवेज सेम होगा। इसका मीनिंग हुआ कि R सबके लिए सेम होगा, हर गैस के लिए एक ही होगा। दैट्स वाई R इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब आप देख रहे हो कि अगर आपको P पता हो, V पता हो, R पता हो, T पता हो, तो आप क्या निकाल सकते हो? N। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर गिवन रहेगा, नंबर ऑफ मोल आपको कैलकुलेट करना रहेगा, लेकिन R का वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्योंकि R का वैल्यू कांस्टेंट होता है, वो आपको दिया नहीं रहेगा, पता रहना चाहिए। डिफरेंट यूनिट्स में R का वैल्यू अलग अलग होता है, मीन्स वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट तो फिक्स है, यहाँ पे टेम्परेचर ऑलवेज आपको केल्विन में ही लेना होगा, बट प्रेशर वैल्यू के लिए आपके पास चॉइस है, मीन्स आप प्रेशर वॉल्यूम का अलग अलग यूनिट ले सकते हो और उस केस में R का वैल्यू अलग अलग आपको मिलेगा। बट सबसे पॉपुलर यहाँ पे एसआई यूनिट है, मीन्स एसआई यूनिट में वैल्यू है R का, और एसआई यूनिट में R का वैल्यू देखो आप, अगर प्रेशर को लेते हो पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम को लेते हो मीटर क्यूब में, टेम्परेचर को तो आपको ऑलवेज केल्विन में ही लेना है, तो R का वैल्यू आपको मिलेगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब अगर आप प्रेशर को मोस्ट कॉमन यूनिट एटीएम में लेते हो, वॉल्यूम को अगर आप लीटर में यूज करते हो, टेम्परेचर तो ऑलवेज यू हैव टू टेक केल्विन, तो टेम्परेचर आपने केल्विन में लिया तो R का वैल्यू मिलेगा 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। अब अगर आप सीजीएस सिस्टम यूज करते हो, प्रेशर के लिए यूज करते हो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और तो R का वैल्यू मिलेगा आपको 8.314 10⁻⁷ अर्ग पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे अर्ग जो होता है वो सीजीएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट होता है। ये भी बहुत पॉपुलर नहीं है, 2 ही पॉपुलर यूनिट है और ये, बट अपार्ट फ्रॉम दीज 3 यूनिट्स, एक यूनिट और भी R का जो हीट में इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है, और उसमें अगर प्रेशर वॉल्यूम को अगर आपने कैलोरी में यूज करते हो, कैलोरी के तौर पे, टेम्परेचर को केल्विन में लेते हो, तो R का वैल्यू मिलेगा 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। हालांकि इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 2 ले लेते हैं, R का वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो इस तरह से R का वैल्यू हुआ। R का वैल्यू आपको पता होगा, प्रेशर गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, टेम्परेचर गिवन होगा, तो आप क्या निकाल लोगे? नंबर ऑफ मोल। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इस पर आप कर सकते हो, जो डेटा दिया रहेगा उसका इस्तेमाल करके आप आंसर कर सकते हो। मैं आपको फॉर्मूला पढ़ाया अभी PV इक्वल टू nRT, उस फॉर्मूला पे एक न्यूमेरिकल। यहाँ पे गैस गिवन है वेजल में, इसका टेम्परेचर 27 डिग्री C है, वॉल्यूम 2 लीटर है, प्रेशर 1.5 ATM, नंबर ऑफ मोल निकालना है। वी नो दैट PV इक्वल टू nRT, N इक्वल टू PV/RT हो गया। अब यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ ATM में आपने 1.5 पुट कर दिया। एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, अगर प्रेशर को आप ATM में यूज़ कर रहे हो तो वॉल्यूम को आपको लीटर में यूज़ करना ही होगा। अगर प्रेशर को ATM में, वॉल्यूम को आप मीटर के में यूज़ कर लोगे तो R का कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, इसलिए सेट एक साथ यूज़ करना होगा। तो प्रेशर ATM में, वॉल्यूम 2 लीटर यूज़ कर लिया, टेम्परेचर तो ऑलवेज केल्विन में लेना होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में है उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, 273 ऐड करके 300 केल्विन हो गया।
आर का वैल्यू 0.821 यूज कर लिया, फिर नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब रिलेशन अमॉन्ग प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, इसके लिए हम लोग वी नो दैट पीवी इक्वल टू RT से बढ़ेंगे। पीवी इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M RT हो गया। स्मॉल m से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मास ऑफ गैस, कैपिटल M से मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। आपको पता है नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास। तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गिवन मास गैस का, और कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसका मोलिकुलर मास। तो नंबर ऑफ मोल के बदले में इसको मैं लिख दिया। अब इस V को इस साइड में फेंक दिया, तो m बाई मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी हो गया, d इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अब हो गया P इक्वल टू D बाई M RT, तो D इक्वल टू PM बाई RT हो गया। मीन्स रिलेशन आ गया डेंसिटी इक्वल टू PM बाई RT। बट इस रिलेशन में आपको यूनिट समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे R का यूनिट इस सब पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में लेना होगा, प्रेशर यहाँ पे ATM में आप लोगे, मोलेकुलर वेट हमेशा ग्राम में रहता है तो ग्राम में रहेगा, तो डेंसिटी का यूनिट होगा ग्राम पर लीटर, क्योंकि वो प्रेशर अगर ATM में लिए हो तो वॉल्यूम को आपको लीटर में यूज करना ही होगा। तो R का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा 0.821 हो जाएगा। तो इस तरह से आप डेंसिटी के रिलेशन पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं आपको इस रिलेशनशिप पे एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप देखो। हाँ, न्यूमेरिकल इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन गैस एट 2 bar इज सेम एज दैट ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 5 bar। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ गैस। मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एक गैस लिया गया है जिसका प्रेशर 2 bar है, और दूसरा नाइट्रोजन गैस है जिसका प्रेशर 5 bar है, और दोनों का डेंसिटी सेम है। तो आप उस सर्टेन गैस का मोलिकुलर मास निकालो। मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का डेंसिटी सेम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी गैस इक्वल टू DN2 हो गया। तो क्या डेंसिटी का फॉर्मूला होता है PM बाई RT। तो P गैस मीन्स गैस का प्रेशर, M गैस मीन्स गैस का मोलिकुलर वेट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T गैस मीन्स गैस का टेम्परेचर, PN2 मीन्स नाइट्रोजन का प्रेशर, MN2 मीन्स नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास, RR और टेम्परेचर ऑफ N2 गैस। गैस का प्रेशर 2 दिया हुआ है, मोलिकुलर मास निकालना है, R सेम रहेगा 273 केल्विन टेम्परेचर है दोनों के लिए, और नाइट्रोजन का प्रेशर 5 है और N2 का मोलिकुलर मास 28 है। कट करने के बाद मोलिकुलर मास ऑफ गैस आ गया 70 ग्राम। तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर मासेस ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट्स। जो एलिमेंट अपने मोर देन वन आइसोटोपिक फॉर्म्स में रहता है उसका एवरेज मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे।